हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं समास। समास जो है वो हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों और जहाँ पर हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं तो वहाँ पर आपको समास देखने के लिए अवश्य मिलेगा। तो आइए हम आज इस वीडियो में चर्चा करते हैं समास पर। सबसे पहले बात करें समास के अर्थ की, तो समास का अर्थ होता है संक्षेप, यानी कि छोटा, संक्षिप्तीकरण। किसी भी जो दो चार पद हैं उनको मिलाकर एक पद बना देना ही क्या कहलाएगा? आपका समास कहलाएगा। यानी समास का अर्थ हुआ संक्षेप या संक्षिप्तीकरण, छोटा करना। समास किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक पद का रूप देना ही समास कहलाता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदों के मेल को ही समास कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हाथ से लिखा हुआ, लेकिन अगर हम इसे लिख दें हस्तलिखित तो हमने क्या कर दिया? इसको संक्षेप कर दिया और ये हस्तलिखित क्या हुआ? आपका समास हो गया। जैसे है दही में डूबा हुआ बड़ा, तो इसे हम दही बड़ा भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ? हमने इसे छोटा कर दिया, संक्षेप कर दिया इसे, तो ये भी आपका समास हो गया। अब आइए जब हम समास पढ़ेंगे तो कुछ शब्द हमें देखने को मिलेंगे, जैसे पूर्व पद एवं उत्तर पद, समस्त पद और समास विग्रह। तो बारी बारी जानते हैं कि ये क्या होते हैं। पहले है पूर्व पद और उत्तर पद। तो पहले के पद को ही हम पूर्व पद कहते हैं और बाद के पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे ये हस्तलिखित है आपका, इसमें समास है, तो हस्त आपका पूर्व पद हो गया और लिखित आपका उत्तर पद हो गया। और समस्त पद, तो ये जो पूरा हस्तलिखित है इसे हम समस्त पद कहेंगे। यहाँ पर देखें कि जब आपका दही बड़ा है तो ये समस्त पद कहलाएगा और दही आपका पूर्व पद होगा और बड़ा आपका उत्तर पद होगा। तो समास रचना से बने पद को समस्त पद कहा जाता है। अब उसके बाद है समास विग्रह। तो जब हम इसे ही हम अलग अलग कर देते हैं तो ये हो जाता है समास विग्रह। जैसे हम हस्तलिखित को कहें हाथ से लिखा हुआ, तो वो उसका समास विग्रह हो जाएगा। दही बड़ा को हम कहें दही में डूबा हुआ बड़ा, तो या ये कहें दही और बड़ा, तो ये समास विग्रह हो जाएगा। ये तो हमने जाना कि समास का अर्थ क्या होता है और समास किसे कहते हैं। आइए अब देखते हैं कि समास के भेद कितने होते हैं, यानी समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास हिंदी व्याकरण में 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। आइए हम एक एक करके इन सभी समासों की चर्चा करते हैं और उनके कुछ उदाहरण देखते हैं। जहाँ पहला पद प्रधान और दूसरा गौड़ हो वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। पहला पद प्रधान यानी जो मुख्य भूमिका है वो पहला पद ही निभाता है, दूसरा पद जो है वो गौड़ रहता है वहाँ पे, तो वहाँ पे अव्ययीभाव समास होगा। कुछ मामलों में या अधिकांश मामलों में जो पूर्व पद होता है वो उपसर्ग होता है। हालांकि अनिवार्य नहीं है कि सभी अव्ययीभाव समास का पहला पद पूर्व पद उपसर्ग हो, लेकिन अधिकांश मामलों में ऐसा होता है। और यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो, यानी उसे दोहराया जाए, वो 2 बार प्रयोग हो या बार बार आए और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयोग हो, तो वहाँ भी अव्ययीभाव समास होता है। अव्यय क्या होता है? जो कि लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार बदलते नहीं हैं, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। और जब यदि एक ही शब्द 2 बार आए और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयोग हो तो वहाँ भी अव्ययीभाव समास होगा। आइए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ये समस्त पद दिए गए हैं। प्रतिदिन, इसका विग्रह क्या होगा? दिन दिन। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, यथा है, यहाँ पर देखेंगे आ उपसर्ग लगा हुआ है, यहाँ पर बे है और यहाँ बीचों बीच में कोई उपसर्ग नहीं है, लेकिन ये 2 बार प्रयोग हुआ है, पुनरावृत्ति हुई है, तो इसलिए यहाँ अव्ययीभाव समास हो जाएगा। तो प्रतिदिन का समास विग्रह क्या होगा? दिन दिन। यथाशक्ति का समास विग्रह शक्ति के अनुसार। आमरण यानी मृत्यु तक। बेखटके, इसका विग्रह होगा बिना खटके। यथासंभव, जैसा संभव हो या संभावना के अनुसार। बीचों बीच, बिल्कुल बीच में। भरपेट, पेट भरकर। और जैसे आप अगर कोई शब्दों की पुनरावृत्ति करना चाहे तो जैसे है आपका धीरे धीरे, ठीक है, अभी आपने यहाँ दिन दिन भी देखा, तो इन सब में क्या हो जाएगा? आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा। यानी जिसका पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद गौड़ होता है, वहाँ पे अव्ययीभाव समास होता है। या फिर पूर्व पद जो है उपसर्ग हो, लेकिन ये हमेशा अनिवार्य नहीं है कि पूर्व पद हमेशा उपसर्ग ही हो, वहाँ क्या हो जाएगा? आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा। अगला समास है आपका तत्पुरुष समास। इसे देखें तो यहाँ दूसरा पद प्रधान होता है।
तत्पुरुष समास में आपका जो दूसरा पद होगा वो प्रधान होगा, यानी बाद वाला पद। और तत्पुरुष समास वाले पदों के बीच में कर्म से लेकर अधिकरण तक के कारक परसर्गों का लोप हो जाता है। परसर्गों का मतलब हुआ चिन्ह। जो आपके कर्म से लेकर अधिकरण तक के कारक हैं उन चिन्हों का लोप हो जाएगा। जैसे कर्म को करण से, इस प्रकार से जो आपके का, के, की या फिर अधिकरण में मे पर ये सारे चिन्ह आ रहे हैं, सबका लोप हो जाता है। जैसे कर्म कारक के उदाहरण में हम देखें जेब कतरा, तो इसका अर्थ होता है, इसका समास विग्रह हम करेंगे जेब को कतरने वाला। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे को का लोप हो गया है। आगे और उदाहरण देखते हैं। यश प्राप्त यानी यश को प्राप्त, तो यहाँ पर भी किसका लोप हुआ, यहाँ भी को का लोप हो गया है। फिर करण कारक से संबंधित देखें तो हस्त लिखित यानी हाथ से लिखा हुआ। रोग पीड़ित यानी रोग से पीड़ित, यहाँ से का लोप हुआ। संप्रदान कारक में देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जिन कारक चिन्हों का लोप हो रहा है तो वहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। साप मुक्त यानी साप से मुक्त, तो यहाँ अपादान कारक हो जाएगा। सेवानिवृत्ति, सेवा से निवृत्त, यानी यहाँ भी अपादान कारक हो जाएगा आपका, और तत्पुरुष समास होगा। संबंध कारक के कुछ उदाहरण देख लें तो राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, आप देख रहे हैं पे का और का लोप हो रहा है, यहाँ भी तत्पुरुष समास होगा। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में पर, तो आप बीती यानी आप पर बीती, ये सारे समस्त पद हैं आप जितने भी इधर देख रहे हैं। और लोकप्रिय यानी लोक में प्रिय, यहाँ भी में का लोप हो रहा है। तो इन सभी उदाहरणों में आपके कारक चिन्हों का लोप हो रहा है, इसलिए इन सब में क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। और इन सभी में जो दूसरा पद होता है ये प्रधान होता है। अब बात करते हैं कर्मधारय समास की। तो कर्मधारय समास में पूर्व पद यानी पहले के पद में और उत्तर पद यानी बाद के पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। यानी एक विशेष्य होता है और दूसरा शब्द जो होता है वो उसकी विशेषता बताता है, या कहें हम उपमेय उपमान का संबंध होता है। ठीक है, तो वहाँ पे कर्मधारय समास होता है और इसमें भी दूसरा पद ही प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में भी दूसरा पद प्रधान होता है, कर्मधारय समास में भी दूसरा पद प्रधान होता है, लेकिन अंतर इतना है कि वहाँ पे कारक चिन्हों का लोप होता है, जबकि यहाँ समस्त पद में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है। जैसे पीत वसन यानी पीला वस्त्र, कमल नयन कमल जैसे नेत्र, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नेत्र की विशेषता बताई गई, वो कमल जैसे हैं या उपमा दी गई है। पीत वसन वस्त्र कैसा है, पीला है, तो उसकी विशेषता है, तो यहाँ पे कर्मधारय समास हो गया। अभी हम बात करेंगे कर्मधारय समास में और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर होता है, वो इन समास के प्रकारों को पढ़ने के बाद हम वीडियो के लास्ट में चर्चा करेंगे। आइए कर्मधारय समास का उदाहरण देख लेते हैं। नील कमल, इसका समास वगैरह क्या होगा, नीलधन कमल यानी नीला है जो कमल। चंद्रमुख चंद्रधन मुख, चंद्रमा के समान मुख, तो यहाँ उपमेय उपमान का संबंध हो गया। महात्मा महान है जो आत्मा, महान धन आत्मा, यहाँ भी आपका कर्मधारय समास हो गया। पीतांबर पीतधन अंबर यानी पीला है जो वस्त्र, अंबर मतलब वस्त्र, पीला है जो वस्त्र। पुरुषोत्तम पुरुषों में है जो उत्तम, इसका समास विग्रह हुआ। परमानंद परम है जो आनंद, भला मानस भला है जो मानस यानी मनुष्य, लाल टोपी लाल है जो टोपी, महाविद्यालय महान है जो विद्यालय, अधपका आधा है जो पका, महाराज महान है जो राजा। तो ये सभी उदाहरण आप जो देखेंगे ये कर्मधारय समास के हैं, इनमें विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय का संबंध है। अब बात करते हैं द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास देखिए, जिस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं वहाँ पे द्वंद्व समास होता है और उनके बीच में हमें योजक चिन्ह देखने को मिलता है। हालांकि ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको योजक चिन्ह देखने को मिले। जैसे इसके एक उदाहरण में आहार निद्रा है, तो यहाँ पे योजक चिन्ह नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पे द्वंद्व समास है। इसी प्रकार शीतोष्ण है और कई सारे उदाहरण आपको द्वंद्व समास के ऐसे मिलेंगे जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन जब भी हम इसका समास विग्रह करेंगे द्वंद्व समास का, तो वहाँ पे और तथा एवं अथवा या आदि जुड़ जाते हैं। यानी द्वंद्व समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं, वहाँ पे द्वंद्व समास होगा। और जब उनका विग्रह करेंगे तो और तथा एवं अथवा या ये सारे शब्द जो हैं जुड़ जाएंगे।
और ये दोनों पद जो होते हैं एक दूसरे के विलोम होते हैं, लेकिन ये भी हमेशा अनिवार्य नहीं है कि जो दोनों पद हैं आपस में एक दूसरे के विलोम हो, लेकिन अक्सर ऐसा होता है। उदाहरण देखें हम तो भाई बहन, देखिए यहाँ भी और जुड़ गया, भाई और बहन हो गया समास विग्रह करते समय। घी शक्कर, घी और शक्कर। रात दिन, रात और दिन। दूध दही, दूध और दही। आहार निद्रा, आहार और निद्रा। आप देख रहे हैं यहाँ पे योजक चिन्ह नहीं लगा है, लेकिन ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। अन्न जल, अन्न और जल। लाभ हानि, लाभ और हानि। जीवन मरण, जीवन और मरण। तो ये सभी क्या हुए, द्वंद्व समास के उदाहरण हुए। अब अगला है द्विगु समास। तो द्विगु समास जो है सबसे आसान है लगभग, क्योंकि इसमें सब पहचानना इसको आसान होता है, क्योंकि इसका जो शुरुआत का शब्द होता है वो संख्यावाची होता है, यानी इसका पूर्व पद यानी पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है। चौराहा, 4 राहों वाला स्थान। त्रिभुज, 3 भुजाओं वाला। ये सभी इसके समास विग्रह हैं, और इधर जो आप देख रहे हैं ये समस्त पद हैं। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह, आप 100 वर्षों का समय भी कह सकते हैं। सहस्त्राब्दी, 1000 वर्षों का समूह या 1000 वर्षों का समय। आब्दी मतलब भी वर्ष होता है। सप्तर्षि यानी 7 ऋषि। चौमासा, 4 मासों का समूह। सप्ताह यानी 7 दिनों का समूह। नवरात्र यानी नवरात्रियों का समूह। ये सभी क्या हो जाएंगे, इसके समास विग्रह हो जाएंगे, और इधर के सभी समस्त पद हो जाएंगे। तो जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो वहाँ पे द्विगु समास होता है। अगला है आपका बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद ही क्या होते हैं, गौड़ होते हैं, और वे दोनों पद मिलकर किसी एक तीसरे अर्थ का बोध कराते हैं, वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। इस समास में प्रायः पर्यायवाची शब्द और यौगिक शब्द आते हैं। आप जब इन समास के बहुव्रीहि समास के उदाहरण देखेंगे तो आपको बहुत सारे शब्दों के पर्यायवाची शब्द भी देखने को मिल जाएंगे और यौगिक शब्द भी देखने को मिल जाएंगे। और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो वाला है जो, जिसके, जिसका, जिसकी आदि शब्द आते हैं। जैसे हम द्वंद्व समास का विग्रह करते हैं तो उसमें और जुड़ता है, उसी प्रकार जब हम बहुव्रीहि समास का विग्रह करते हैं तो यहाँ पर वाला है जो, जिसके, जिसका, जिसकी, ये सारे शब्द आते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे चंद्रशेखर, चंद्रशेखर यानी चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव। दशानन, आप देख रहे हैं यहाँ पे न तो 10 प्रधान है न आनन प्रधान है, बल्कि जब ये दशानन हो गया तो इससे जो अर्थ मिला हमें रावण, वही प्रधान है। इसलिए यहाँ पे न पहला पद प्रधान है न दूसरा पद प्रधान है, बल्कि जो तीसरा अर्थ बता रहा है वही प्रधान है, और ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा दशानन। 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण। आनन का अर्थ होता है मुख। लंबोदर, ये अगला उदाहरण है। लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। चक्रधर, चक्र धारण करता है जो, अर्थात विष्णु। पवन पुत्र, पवन का पुत्र है जो, अर्थात हनुमान। आप देख रहे हैं ये सभी क्या है, लगभग पर्यायवाची शब्द हैं और बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। चतुर्मुख, 4 है मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा। तो ये सभी क्या आएंगे, आपके बहुव्रीहि समास में आ जाएंगे। अब बात करते हैं कि कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर क्या होता है। तो कर्मधारय समास में जो एक पद विशेषण होता है या उपमान होता है, और दूसरा पद विशेष से होता है या उपमेय होता है, यानी उसकी उपमा दी जाती है। जबकि जैसे कि नील गगन में देखें तो नील क्या है, विशेषण है, और गगन क्या है, विशेष है, क्योंकि गगन की विशेषता बताई जा रही है कि वो नीला है। जबकि बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो चतुर्मुख है ये पूरा का पूरा शब्द ही क्या हुआ, आपका समस्त पद ही क्या हुआ, किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करेगा। लंबोदर जैसे ये भी है, ये भी किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करेगा संपूर्ण रूप से, जबकि यहाँ पर विशेषण का कार्य सिर्फ नील कर रहा है, गगन क्या है, विशेष से है। तो ये कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है मुझे कि सभी समास आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप चाहें तो इसे शॉर्ट नोट्स की तरह आप इसे लिख कर रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।